हाय स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट के बेटा 4th लेक्चर में आपका वेलकम है। पिछले क्लास में मैंने आपको मोल दो टर्म एक्सप्लेन किया था, नंबर के टर्म में और मास के टर्म में, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भेजे थे आपको, जिसको रफ नोटबुक पे करना था और डाउट्स हो तो आपको भेजना है। अब बेटा तीसरा जो मोल रिलेटेड होता है वो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम अगर किसी गैस का दिया हुआ हो तो आप उसका मोल्स कैसे निकालेंगे, और मोल के थ्रू आप कई सारी बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं। एटम्स निकालना हो, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, प्रोटॉन्स निकालने हो। तो हमारा आज का टॉपिक है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोलर वॉल्यूम, कि मोलर वॉल्यूम होता है क्या। और बेटा जो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपके पास कोई गैसियस चीज़ हो और वो इस कंडीशन में दिया हुआ हो, STP या NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ही हम लोग मोल्स निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते होते हैं। मतलब यहाँ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास कोई गैस हो और इस कंडीशन में रखा हो तो हम लोग वॉल्यूम की हेल्प से मोल्स निकालेंगे। तो पहला हमारे पास टर्म है मोलर वॉल्यूम। मोलर का मतलब एक मोल, किसी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा STP पे, उस चीज़ को ही बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, और 1 मोल होना चाहिए, एट STP या NTP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। STP का मतलब यहाँ मैंने बता रखा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर में 0 डिग्री लेते हैं टेम्परेचर को। अगर आप इसको बदलना चाहें केल्विन में तो हम लोग 273 ऐड कर देते हैं, पर एग्जैक्ट होता है 273.15 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में आप इस डेटा को ऐड कर दें, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन। प्रेशर हम लोग यहाँ पे लेते होते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर कोई भी गैस आपके पास इस सिचुएशन में रखा हुआ है तो उसका एक एक्सपेरिमेंटल अपना वॉल्यूम होगा, और वो होता है बेटा 22.4, 22.4 लीटर्स। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम, मतलब किसी गैस के 1 मोल का इस सिचुएशन में जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर्स ही होता है, चाहे गैस आपके पास कोई भी हो। तो अब फार्मूला मैंने यहाँ पे ड्राइव किया है कि 22.4 लीटर्स में 1 मोल है गैस का। तो अगर आपके पास 10 लीटर्स है तो 1 में निकालने के लिए हमने 22.4 से डिवाइड किया, और 10 में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 अपॉन बन जाएगा ये 22.4 मोल्स। मतलब जितना वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है लीटर्स में, उसमें अगर आप मोलर से डिवाइड करते हैं, दैट गिव द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकल गया, गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम्स, और मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है। पर इस फार्मूले से आप मोल तभी निकालेंगे जब कोई गैस हो और STP भी दिया हुआ हो। फॉर गैसेज ओनली एट STP या NTP, तभी आप इस फार्मूले से मोल्स निकालेंगे। यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो ये जो रिलेशन मैंने बताया है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 cc होता है, या 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ये सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब अगर आपके पास मान लो कि 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस है और STP भी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर मेरे को मोल निकालना है तो मैं इस वॉल्यूम में, मेरे पास दोनों सिचुएशन है, गैस भी है STP भी है, तो मोल कैसे निकालेंगे बेटा। गिवन वॉल्यूम में 22.4 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 आएगा, मीन्स 0.5 मोल आएगा O2। फिर मोल के बाद अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर है N0, इसका वैल्यू मैंने पहले बता रखा आपको। तो मोल इनटू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स देगा O2 का। और एटम अगर आपको चाहिए तो इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस मॉलिक्यूल में, तो इतने एटम्स हो जाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये मॉलिक्यूल आपके पास है, और O2 के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 एटम के पास कितने हो जाएंगे 16, तो मल्टीप्लाई कर दो 16 से मॉलिक्यूल में, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन्स भी आपका इतना हो जाएगा।
वाटर की डेंसिटी आपको ध्यान में रखनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है ना 1 ग्राम पर ml होता है। मीन्स जितना ml वाटर लेंगे वो उतना ही ग्राम होगा वो, क्योंकि डेंसिटी इसकी 1 होती है। अब यहाँ जो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बता रखा है उसको ध्यान से आपको देखना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मिलीलीटर वाटर मॉलिक्यूल एट एसटीपी। तो अब इसमें बेटा जो कन्फ्यूजन होता है कि बिना मोल निकाले आप इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते। अगर कोई मोल निकालता है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, हमने इसको लीटर में चेंज कर दिया और 22.4 से डिवाइड कर दिया, गिवन वॉल्यूम लीटर बाई मोलर वॉल्यूम, तो मोल्स आ जाएगा। पर वो गलत होगा, क्योंकि ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और एसटीपी पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। या वैसे भी अगर आप 0 डिग्री की बात करते हैं तो ये आइस के फॉर्म में होगा, गैस नहीं है। तो आप इस 1 ml को आप 1 ग्राम भी बोल सकते हैं। यानी पहले आपको क्या, फिर से बोलूं तो बेटा मैंने क्या किया कि 1 ml वाटर को 1 ग्राम वाटर के बराबर में राइट कर सकता हूं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। यानी डायरेक्ट वहां आप मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके मोल नहीं निकाल सकते, क्योंकि वाटर आपका गैसियस फॉर्म में नहीं था। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर का बनेगा गिवन मास 1 ग्राम और वाटर का मॉलिकुलर मास से डिवाइड किया, मतलब ये मास के टर्म में आ गया। गिवन मास था तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाला, ये मोल्स हो गया। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन्स बताने थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये मॉलिक्यूल्स हो गया। और वाटर के एक मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की आप बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 × 2, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा 10। वाटर का एक मॉलिक्यूल कंटेन करेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने मॉलिक्यूल, इतने अगर आपके पास मोल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 1/18 मोल हो गया, N0 मॉलिक्यूल हो गया। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। सॉल्व कर दो आप, तो इट इज इक्वल टू 3.33 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मोल हमने आपको तीनों टर्म में बता दिया, नंबर के टर्म में, मास के टर्म में एंड फाइनली वॉल्यूम के टर्म्स में। अब बेटा मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस भेज रखे हैं प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, वो सारे आपको करने हैं। अगर आपको डाउट्स है तो आपको भेजना है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखें आप, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ 1 एटम। किसी एलिमेंट के पार्टिकल को एटम बोलते हैं एंड कंपाउंड के पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो किसी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना हो या किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला बता रखा है। पर वो फार्मूला आया कहाँ से, इस चीज़ को आप देखें। अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन है C12, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, तो 1 मोल में 12 ग्राम का कार्बन होगा और 1 मोल के अंदर जो एटम्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। और इसको मैं N0 से भी राइट कर सकता हूँ। मेरा जो टारगेट है कि एक एटम का मास कितना होगा। अब इतने एटम का मास तो 12 ग्राम है, सिंस N0, मैंने इसको सिंबल यहाँ पर राइट किया, N0 एटम्स में 12 ग्राम है, तो जाहिर सी बात है एक एटम का जो मास होगा वो 12/N0, मतलब एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास में जब एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो आपको एक एटम का मास देगा। मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर। जैसे कार्बन के एक एटम का आपको मास चाहिए तो 12 में डिवाइड करेंगे। सिल्वर के एक एटम का मास चाहिए तो बेटा सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, तो 108 में से डिवाइड कर देंगे, उस एलिमेंट के एक एटम का मास आ गए। और वहीं अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल की बात से, अगर एक मॉलिक्यूल का मास निकालना हो किसी कंपाउंड में तो मॉलिक्यूलर मास में डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। जैसे आपको वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 18, तो 18 बाय दिस दैट गिव द वैल्यू ऑफ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तब बेटा इसी फोर्थ लेक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे कल मैं कुछ बताऊंगा और आगे कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।